अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैकेनिज्म के वही 3 स्टेप रहेंगे, जनरेशन, फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और फिर अब्स्ट्रैक्शन। मेन इसमें आपको जो देखना है इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, क्योंकि आगे वाले स्टेप तो सभी में सिमिलर रहेंगे ऑलमोस्ट। आप सभी को ड्रॉ करके देखोगे, इसमें एक नाइट्रेशन और ये हेलोजिनेशन पूछ लेता है पेपर में। तो आपको ये सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा, क्योंकि ये जो FeCl3 है ना, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा आयरन, किसके साथ, Cl के साथ, और FeCl4 में चेंज हो जाएगा और यहाँ से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर अपना वही सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्लोरीन पे अटैक होगा। ठीक है, अब इसने सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड पूरा कंप्लीट नहीं, सिर्फ पार्शियल चार्ज दिखाया हुआ है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन से दिखाई हुई है एक तरह से भी, ऐसा कुछ होता होगा कि जो आयरन की एफिनिटी है क्लोरीन के प्रति ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जैसे पीछे जर्नल मैकेनिज्म में आपा ने किए हुए हैं। और लास्ट में ये जो FeCl4 बना है ये बेस की तरह काम करेगा, प्रोटॉन को निकाल लेगा यहाँ से, क्योंकि कंपाउंड तो हमारा FeCl3 रहेगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका HCl, क्लोरोबेंजीन बन गई ये। ठीक है, तो सिमिलर आपको जो कोई स्टेप याद रखना है तो फर्स्ट स्टेप आपको लर्न रखना पड़ेगा याद कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा है नाइट्रेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अब नाइट्रेशन में हमने HNO3 यूज़ किया है। HNO3 को आप कैसे लिख सकते हो, OHNO2, और साथ में हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया है। दोनों का मिश्रण ले लेते हैं, HNO3 और H2SO4 कंसनट्रेटेड। तो अब H2SO4 तो H पॉजिटिव दे देगा, क्यों, एसिड है, बच गया क्या यहाँ पे HSO4 नेगेटिव। अब HNO3 में यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, O पॉजिटिव, और ये वाटर बन गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है ना, HNO3 में जो OH है उस पर प्रोटोनेशन हो जाएगा और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो NO पॉजिटिव आपका क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। मतलब हमने एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे पहले तो प्रोटोनेशन करवा दिया, फिर उसके बाद वाटर रिलीज होकर हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट तो हो गया जी, नेक्स्ट वही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा और डिपार्चर ऑफ प्रोटोन, यानी कि प्रोटोन को जो HSO4 नेगेटिव बना था वो क्या कर लेगा, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करके दोबारा बेंजीन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें अगला देखो सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में कैसे जनरेट करवाओगे, H2SO4 को आप इस तरीके से लिख दो, देखो ये देखो, 1H 2H H2 SO कितने हो गए, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 4 SO4 हो गए। तो ये H2SO4 को आप इस तरीके से, पहले भी बताया हुआ है क्लास में कि इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल ले लिए, अब वही काम, सबसे पहले तो ये जो 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं इसमें से क्या होगा, आपका जनरेशन कैसे होगा, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें एक मॉलिक्यूल तो H2SO4 की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो प्रोटोन है ना OH वाला, ये यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो जाएगा और वाटर की जो फॉर्म है उस फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। ये देखो, ये OH और ये OH क्या बन जाएगा, ये H2, यहाँ से एक तो SO3 निकलेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा इसके अंदर, आपका जनरेशन किसकी है, इलेक्ट्रोफाइल की, किस फॉर्म में, देखो नाइट्रेशन में NO2 की फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, क्लोरीन में आपका Cl की फॉर्म में आपका जनरेट हुआ, और यहाँ पे आपका आप देख पा रहे हो किस फॉर्म में जनरेट हो रहा है, सल्फर H2SO4 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्योंकि सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, कैसे पता लगा, क्योंकि S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसके बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल्स हैं। ठीक है, तो
अब इसमें जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है उसमें जो आपका सबसे पहले SO3 निकल जाएगा, और बात वही है कि ये HSO4 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे H2SO4 नहीं आएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे HSO4 नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोन देगा, इसको प्रोटोनेशन होगा, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये क्या बचेगा, SO3H। अब ये जो प्रोटोन है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, न्यूट्रल SO3। तो अब जो SO3 बचा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि सल्फ़र अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। आप आगे एसिड बेस पढ़ोगे हायर क्लासेस में, हायर सेमेस्टर्स में, तो आपका 6 सेम में एक टॉपिक आएगा एसिड बेसिस, वहाँ पे आप देखोगे कि SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल और एज ए एसिड की तरह कैसे काम करता है। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, मेन मैं पहले से ही बोल रही हूँ, जो मेन आपका स्टेप है सबसे पहला क्या है, आपको जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन पता हो कि कैसे होगी। उसके बाद अगर आपने एक मैकेनिज़्म भी लिखा हुआ है तो बाकी सबको आप इजीली लिख सकते हो कि पहले ये क्योंकि जर्नल मैकेनिज़्म वही है जो हम देख रहे थे, पहले कार्बोकैटायन बन गया और प्रोटॉन। आप ये चाहो तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो, जिसको ड्रॉ करने आने तो चाहिए आपको। अगर भूल जाओ तो बस एक स्ट्रक्चर लिख के आप सीधा ये वाला स्टेप दिखा सकते हो, लास्ट वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि SO3 जो नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा ना, SO3, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, H ले लेगा HO3 से, तो क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्रीडल क्राफ्ट। दो होती है फ्रीडल क्राफ्ट में, एक अल्काइलेशन और एक असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या है, R ग्रुप लगेगा बेंजीन के ऊपर, सीधा सा दिख रहा है AlCl3, एक लुईस एसिड होता है। ये क्या ले लेगा, Cl को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करके, जैसे FeCl3 वहाँ कर रहा था काम, यहाँ पे AlCl3 हमने यूज़ किया है, क्या बन गया, अल्काइल कटायन R पॉजिटिव। जैसे ही R पॉजिटिव बना, बेंजीन रिंग ने अटैक किया और उसके ऊपर हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन। और फिर ये जो AlCl4 है ये HCl के फॉर्म में क्या निकाल देगा, एक Cl अपना दे देगा जो एक्स्ट्रा नेगेटिवली चार्ज है, और H प्लस यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। असाइलेशन में भी इलेक्ट्रोफाइल ही देखना है, RCOCl को बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, Cl को निकाल दो बस, RCO, ये असाइल ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे बस R की जगह क्या लग जाएगा, COR ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो ये अपना हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप वही प्रोटोनेशन, जो हमारा प्रोटोन है वो अब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हमारा मेन टॉपिक है इसके अंदर इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो हमने पढ़े थे, अगर अकेली बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तीनों के ऊपर, X मान लो। अगर कोई दूसरा आएगा, या तो इस पोजीशन पे आएगा Y, या इस पोजीशन पे आएगा, या नीचे वाली पोजीशन है इस पर आएगा, इसको तो बोलोगे ऑर्थो, इसको बोलोगे मेटा, और इसको बोलोगे पैरा। तो ये जो ऑर्थो, पैरा, मेटा है, ये है डायरेक्टिंग, मतलब जो ये X ग्रुप है ना वो डिसाइड करेगा कि ये Y कहाँ आएगा, ये Y ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, या मेटा पे आएगा। इसको बोलता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, या इफ़ेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, या इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसमें जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने ले रखा है नीचे। अच्छा, इनके एग्जाम्पल तो पता होंगे आपको, ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन से होते हैं हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, हमने मैकेनिज्म में पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर में। R ग्रुप जो है, ठीक है, फिनाइल रिंग आपकी, OH ग्रुप, SH ग्रुप, OR ग्रुप, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। ये कैसे डायरेक्टिंग है, NH2 ग्रुप, NH2 को याद रखना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। Cl, Br सारे हेलोजन, बट हेलोजन का केस आप अलग से स्टडी करेंगे, वो ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये भी। मेटा डायरेक्टिंग में सीधे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, और ये कार्बोनिल ग्रुप NO2, CN,
और आपका CHO ग्रुप, आपका एस्टर ग्रुप COR, ठीक है, और आपका सल्फोनिक ग्रुप SO3H। ये सारे कैसे ग्रुप हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग। तो कुछ कुछ जो आपके आएंगे ना इसमें एग्जांपल्स के तौर पे, वो आप लर्न रखते रहना, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे वैसे देखते रहना। अब ओरिएंटेशन इफेक्ट, मान लो मैंने नाइट्रेशन करवानी है और मेरे पास यहाँ पे ये R ग्रुप है। देखो मिथाइल कैसा ग्रुप है, R, हम R से लिखते हैं मिथाइल को, अल्काइल ग्रुप R मतलब। अभी मैंने पीछे लिखा था ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है जी, ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्थो प्लस पैरा का मिक्सचर मिलेगा हमें। बट ऐसा नहीं कि मेटा मिलता नहीं है, मेटा बहुत कम अमाउंट में मिलता है, मिल तो जाता है बट बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। मेजर कंट्रीब्यूशन तो किसने डिसाइड किया कि कहाँ आएगा, डिसाइडिंग कौन है आपका, डिसाइडिंग है आपका ये जो X ग्रुप या अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ था। ये तो यहाँ पे ऑर्थो डायरेक्टिंग का एग्जांपल हो गया। पैरा का ले लेते हैं एक, पैरा का मान लो मैंने नाइट्रेशन करवानी है, बट अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने अभी बताया था ये कैसा इफेक्ट करता है, मेटा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, देखो 75.5% मेटा वाला बनेगा। और तो पैरा बनते तो हैं बट इनकी रेशो ऑलमोस्ट 25% है दोनों की। तो इस तरह से जो इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है आपका जो प्रेजेंट ग्रुप है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द इनकमिंग ग्रुप, ठीक है। वो ऑर्थो पैरा पे भी अटैक कर सकता है और मेटा पे भी, डिपेंड करेगा कि आपका ऑलरेडी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। मेटा प्रेजेंट है या ऑर्थो प्रेजेंट है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो डायरेक्टिंग। अब इसमें लास्ट टॉपिक है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग वो ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन रिंग का, जैसे ये मैंने बेंजीन रिंग ले ली, जैसे ये बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्या है, एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। अब जो इनकमिंग ग्रुप आएगा ना, ये अब अगर ये X ग्रुप है, इस बेंजीन की रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, रिएक्शन को अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर रहा है। इफ ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इंक्रीज द रेट फास्टर रेट देन द बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो अगर आपका X ग्रुप लगा हुआ तो, ठीक है। कई होते हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन जैसे जो ग्रुप है वो रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जैसे मिथाइल वगैरह, ये सारे ऑलवेज कैसे ग्रुप होते हैं आपके, एक्टिवेटिंग, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे ग्रुप हैं वो कैसे हैं आपके, डीएक्टिवेटिंग, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग ने क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, बेंजीन रिंग ने देने हैं इलेक्ट्रॉन। अगर तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ पे इस बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर मैंने यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया या मिथाइल ग्रुप लगा दिया, जैसे ये बेंजीन, इसके ऊपर मैंने मिथाइल लगा, अब मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग ने भी देने हैं, तो देने की टेंडेंसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो रेट को क्या कर रहा है, फास्ट। ऐसे मैंने यहाँ पे विड्रॉइंग लगा दिया, कोई भी NO2 क्लोरीन कोई भी ग्रुप लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, बेंजीन ने तो देने थे इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन भी खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट कैसा हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बस इस पे आप देख सकते हो, जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कम करेगा वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है यहाँ तक, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लगेगी इसमें। थैंक यू सो मच।